एवरीवन। आज से हम अपना एग्ज़ाम जो CUET UG 2023 एग्ज़ाम होने वाला है उसके डोमेन सब्जेक्ट जो कि केमिस्ट्री है। हमारा सब्जेक्ट जो होगा वो केमिस्ट्री है, डोमेन, ठीक है, क्योंकि इस चैनल पर केमिस्ट्री की ही बातें होती हैं। तो आप देखो जो केमिस्ट्री की, हाँ, और ये एग्ज़ाम फॉलो कर रहे हैं NCERT बुक को। तो 12th का जो पहला चैप्टर है, 12th का बुक 2 पार्ट में है ना, पार्ट 1। तो पार्ट 1 को यदि देखें तो उसका पहला चैप्टर जो है वो सॉलिड स्टेट है। तो स्टार्ट हम अपने सॉलिड स्टेट से ही कर लेते हैं, क्योंकि इसका भी वेटेज तो 15 से 20 मार्क्स का ही है, तो इससे कम तो आंक नहीं सकते। तो देखो स्टार्ट करते हैं इसे। अब सॉलिड स्टेट जो चैप्टर यूनिट 1 है, इसका ही पहले तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक से हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये 6 क्लास से ही हम पढ़ते आ रहा है कि सॉलिड स्टेट क्या होता है, लिक्विड स्टेट क्या होता है, फिर उसका फ्लूइडिटी का कैरेक्टर, इससे मतलब नहीं है। देखो हम जो बुक का इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि एग्ज़ाम में अब ज़्यादा दिन रहा नहीं, तो एग्ज़ाम के पर्पज़ से बस उस जो NCERT ना पूरे टॉपिक को कवर अच्छे से किया हुआ है, उसमें से टॉपिक निकालेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट निकालेंगे, उस चीज़ को समझ लेंगे ताकि हम उसको अप्लाई कर सके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे। दूसरा चीज़, उसका थ्योरी रटने की तो ज़रूरत है नहीं अब, क्योंकि अब हमें बोर्ड का तो एग्ज़ाम देना नहीं है। अब बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं है, रिटन पेपर नहीं होने वाला है MCQ। बस अगर कॉन्सेप्ट समझे रहेंगे तो टिक लगाने में ईजी रहेगा, ठीक। तो अब देखो सॉलिड स्टेट जो फर्दर क्लासीफाई हुआ वो 2 टाइप में हुआ। तो पहले इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन बात करें तो पहला जो है वो है क्रिस्टलाइन सॉलिड, और दूसरा एमॉर्फस सॉलिड है, ठीक है। अब देखो क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड, पहले इसमें बात कर लेते हैं। इसके ना कुछ पॉइंट्स है, बस वही ध्यान रखना है। अच्छा, NCERT का जो बुक आप सॉलिड स्टेट चैप्टर ओपन करेंगे ना, तो उसमें टेबल है एक 1.1, हाँ शायद 1.1 ही है, 1.1 टेबल है, ठीक। उसमें ना इन दोनों को ना अलग अलग करके, जैसे पार्ट वाइज ऐसे किया हुआ, फिर इधर प्रॉपर्टी लिखा होगा। तो देखो वो चार्ट बस ध्यान में रख लेना, एग्जाम के लिए बस इतना काफ़ी है। क्लासिफिकेशन से पूछेगा तो यही पूछने वाला है। उसका मैं यहाँ पे समझा क्या रही हूँ, जो उसमें टर्म दिया हीट ऑफ फ्यूजन, एनाइसोट्रॉपिक। अब इस वर्ड को क्या कहते हैं, क्योंकि दिमाग में अक्सर रहेगा नहीं ना कि क्रिस्टलाइन को एनाइसोट्रॉपिक बोलते हैं या फिर एमॉर्फस को बोलते हैं, दिमाग से निकल जाता है ये चीज़। अगर उस टर्म को, उस वर्ड को समझे रहेंगे ना, तो वो दिमाग से नहीं निकलने वाला। तो बस यहाँ पर वही चीज़ समझा दूंगी कि वो अगर उसमें वर्ड लिखा है तो उसका मतलब क्या है। देखो पहला यदि हम शेप की बात करें इसमें, तो शेप क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो होता है वो रेगुलर होता है, मतलब डेफिनेट शेप होता है। तो ये रेगुलर हो गया, और इसका जो होता है वो इरेगुलर होता है। इसका शेप जो होता है वो डेफिनेट नहीं रहता है। अब दूसरा इसके कैरेक्टर की बात करें, प्रॉपर्टी की, सॉरी, शॉर्ट नोट्स टाइप। आप इसको ना एक पेज पर, कॉपी पर लिख भी लीजिएगा, ताकि रिवीजन जब करते रहेंगे आप ना, जैसे बताइए टाइम तो ज़्यादा है नहीं, तो इसको रिवीजन करने में ना बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो शेप के बाद यदि इसमें हम देखें इसका हीट ऑफ फ्यूजन। अच्छा, हीट ऑफ फ्यूजन को ना देखो डेलेट से डिनोट करते हैं। अब हीट ऑफ फ्यूजन इसको कहें या फिर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, इसी को कहा जाता है। तो मैं यहाँ पर हीट ऑफ फ्यूजन ही लिख रही हूँ, हीट ऑफ, आप चाहे तो इसको एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ये लिख सकते हैं। अब हीट ऑफ फ्यूजन क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए ना डेफिनिट होता है, ठीक है, लेकिन वही एमॉर्फस सॉलिड में देखें तो ये इनडेफिनिट हो जाता है। डेफिनिट इनडेफिनिट का मतलब निश्चित और अनिश्चित। अब देखो हीट ऑफ फ्यूजन तो ये समझिए कि क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए डेफिनेट होता है और एमॉर्फस के लिए इनडेफिनेट है। पर ये हीट ऑफ फ्यूजन होता क्या है, अगर कोई सॉलिड 1 ग्राम मान लो सॉलिड ले लिए, सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होने के लिए जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होती है, अब देखो सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होने के लिए किसी मैटर को जितने हीट की ज़रूरत होती है उसको कहते हैं हीट ऑफ फ्यूजन। बात समझ में आ रही है? बस
सॉलिड स्टेट से कन्वर्ट करना है लिक्विड स्टेट में, और जितने हीट की ज़रूरत होती है, अब कन्वर्ट कर सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस करने के लिए हीट ही तो देते हैं। हीट जितना देंगे वो होता है हमारा हीट ऑफ फ्यूजन। समझ आ गया होगा आई थिंक। अब देखो इसका जो तीसरा प्रॉपर्टी है वो है एनाइसोट्रॉपी। अब एनाइसोट्रॉपी क्या है? देखो क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए तो ये एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर होता है, लेकिन अमोर्फस सॉलिड में ये आइसोट्रॉपिक इन नेचर होता है। ठीक है, अब ये एनाइसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक क्या है? अब सॉलिड है तो एटम या मॉलिक्यूल से ही बना होगा। अगर मान लो देखो इसको समझाने के लिए बुक पे जैसे एक फिगर दिया भी हुआ है, एनसीईआरटी का बुक, मान लो दो तरह के एटम हम ले लेते हैं, एक एटम ए नेमिंग कर देते हैं, दूसरा बी कर देते हैं। सर्कल वाले को ए कह देते हैं और डॉट वाले को बी नाम दे देते हैं। अब देखो क्रिस्टलाइन सॉलिड का कह रहे हैं कि वो रेगुलर होता है। रेगुलर का मतलब वो एक निश्चित पैटर्न होता है, जो एटम के अरेंजमेंट का पैटर्न है वो एक निश्चित होता है। कि देखो पहले यदि एक रो सर्कल वाले एटम का है, उसके बाद दूसरा रो डॉट वाले एटम का, फिर सर्कल जो एटम है ए वो, फिर उसके बाद डॉट वाला आया, फिर सर्कल। तो ये पैटर्न फॉलो कर रहा है ना कि पहले सर्कल वाला एटम है, उसके बाद डॉट, मतलब पहले ए एटम, फिर बी एटम, फिर ए बी ए, ऐसे करके फॉलो कर रहा है। तो ये एक निश्चित दिख रहा है ना कि पैटर्न फॉलो कर रहा है कि हाँ पहले ये है, फिर ये, फिर ये, फिर ये, इतना हो गया। अब देखो जो ये एनाइसोट्रॉपी दिखे है ना, ये एक प्रॉपर्टी, ठीक, फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो अब इसमें देखो डायरेक्शन, एक डायरेक्शन मान लो ये मान लेते हैं और नाम देते हैं इसको पी क्यू। अब बताओ ये जो पी क्यू वाला मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक पहले बता देती हूँ कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर ये किसी सॉलिड का देखा जाए तो वो क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी तो है कि जैसे मान लो कोई सॉलिड है, हम उसमें देखते हैं कि इससे इलेक्ट्रिक मतलब फ्लो होता है, इलेक्ट्रिसिटी इसमें फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो वो उसकी प्रॉपर्टी हो गई ना कि कहते हैं इंसुलेटर है या फिर कंडक्टर है, ये सब प्रॉपर्टी होती है उसकी। तो देखो अगर मान लो यहाँ से कोई इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे हो तो यहाँ पर कौन कौन से एटम आ रहे हैं? दोनों तरह के जो ए बी एटम लिए हैं हम यहाँ से पास, तो दोनों कर रहे हैं, सर्कल भी है डॉट भी है, ठीक। लेकिन अगर मान लो यहाँ से पास कर दें हम तो इसमें तो सिर्फ डॉट वाले ही आ रहे हैं। मतलब इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी अगर कहा जाए, इसे एम और एम नाम दे दें तो पी क्यू डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी है, और दूसरा एम एन में देखें हम तो उसकी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, ये दोनों का वैल्यू सेम आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि दोनों एटम देखो पी क्यू वाले में दोनों तरह ए और बी दोनों एटम है, लेकिन एम एन वाले में सिर्फ बी वाला एटम है। तो अलग अलग एटम का अलग अलग मटेरियल का कंडक्टिविटी इतना तो पता है ना कि डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो डिफरेंट होता है तो सीधी सी बात है जो इसका वैल्यू आएगा वो सेम तो होगा नहीं। अब इस डायरेक्शन में कुछ और आ रहा है, ये डायरेक्शन में यदि चेक किया हम उसका प्रॉपर्टी तो अलग वैल्यू आ गया। तो अब बताओ ये आइसोट्रॉपी कैसे हुआ? आइसो का मतलब क्या होता है? एक जैसा। आइसो का मतलब एक जैसा होता है। तो अब अलग अलग डायरेक्शन में क्रिस्टलाइन के लिए क्या आ गया? अलग अलग। तो ये अनाइसोट्रॉपिक हो गया नेचर में। बात समझ में आया कि इसका क्या अर्थ क्या निकल रहा है? इसका अनाइसोट्रॉपिक का मतलब अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग प्रॉपर्टी, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी मिल रही है, इसी को कहते हैं अनाइसोट्रॉपिक। अब देखो एमॉर्फस के लिए इसका जो शेप है, जो पैटर्न होता है वो इरेगुलर होता है। इरेगुलर का क्या मतलब? अगेन इसमें यदि हम ले लें, सर्कल वाले को ए नाम दे दें और डॉट वाले को बी नाम दे दें। अब इसमें देखो, इसमें तो रेगुलर पैटर्न था, पहले सर्कल फिर डॉट फिर सर्कल फिर डॉट। इसमें तो इरेगुलर है ना, मतलब पैटर्न फॉलो नहीं करेगा, जहां मन करेगा वहां कोई भी एटम आएगा। तो पहले मान लो सर्कल आ गया, फिर डॉट सर्कल सर्कल डॉट, फिर यहाँ मान लो डॉट सर्कल आ गया, डॉट सर्कल डॉट सर्कल
ऐसे ही कहीं भी कोई भी, ठीक। अब देखो इस डायरेक्शन में यदि हम जाए, इसे नाम दे दे फिर एम एन, तो इस डायरेक्शन में यदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस बार चेक कर लेते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या फिर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक है, दोनों ही प्रॉपर्टी होते हैं। तो एक देखो इसमें कौन कौन सा एटम कंटेन हो रहा है, सर्कल वाला भी और डॉट वाला भी, दोनों ही एक तरह के एटम इसमें मिल रहे हैं। अगर इस डायरेक्शन में जाए, इसे पी क्यू कह लें, तो इसमें भी सर्कल और डॉट दोनों आ रहा है ना। अगर मान लो फिर अब इधर से चलेगा, तो देखो सर्कल और डॉट दोनों आ रहा है। अब कोई ये ना कहे ना कि यहाँ पर तो इस पर चले जाते हैं, यहाँ तो सर्कल सर्कल ही आएगा। भाई मैं बनाई हूँ ना, तो हो सकता है यहाँ मान लो यहाँ पर डॉट भी रहेगा, सर्कल नहीं आएगा, या फिर आगे इतना ही छोटा तो क्रिस्टल का स्ट्रक्चर नहीं होगा ना, और आगे जाके में भी यहाँ पर डॉट हो, यहाँ सर्कल रहा यहाँ डॉट हो जाएगा, ठीक। तो किसी भी डायरेक्शन, एमोर्फस सॉलिड के किसी भी डायरेक्शन में आप प्रॉपर्टी, उसके फिजिकल प्रॉपर्टी को चेक करेंगे ना, तो वो अलग अलग नहीं आता, सेम ही आता है। तो इस वजह से कहते हैं कि ये आइसोट्रॉपिक इन नेचर हो गया, क्योंकि किसी भी डायरेक्शन में इसकी प्रॉपर्टी एक ही जैसी मिल रही है। लेकिन वहीं क्रिस्टलाइन सॉलिड में देख रहे हैं तो डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट प्रॉपर्टी मिल रहा है। तो इस वजह से एमोर्फस हो गया आइसोट्रॉपिक और क्रिस्टलाइन हो गया एनाइसोट्रॉपिक, ठीक। अब इसके बाद एक 4th नंबर पे देख लेते हैं। देखो 4 नंबर प्रॉपर्टीज का देखें तो एक होता है कि ऑर्डर इन अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। देखो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए बनाई हूं। अब देखो इसमें ऑर्डर क्या, जो ये लिखा हुआ है ना प्रॉपर्टी, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि क्या कह रहा है, ऑर्डर इन अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए होता है लॉन्ग रेंज ऑर्डर, लॉन्ग रेंज ऑर्डर, और एमोर्फस सॉलिड के लिए होता है शॉर्ट रेंज ऑर्डर। कहने का सेंस ये हुआ कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो जिस पैटर्न को फॉलो करते हैं ना, वो काफ़ी दूर तक करते हैं। लॉन्ग रेंज का मतलब हो गया कि मतलब बहुत ही दूर तक जो इसका ऑर्डर होता है वो मेंटेन रहता है, जो पैटर्न होता है वो मेंटेन रहता है। लेकिन इससे पहले जस्ट इसी तरह से एक फिगर बनाई थी, समझ आया होगा, उसमें शॉर्ट रेंज ऑर्डर था, वो पैटर्न फॉलो नहीं करता है। तो बहुत ही शॉर्ट रेंज ऑर्डर यदि देखने को मिलेगा भी तो बहुत ही कम दूर तक देखने को मिलेगा। लेकिन ये क्रिस्टलाइन सॉलिड में देखेंगे तो काफ़ी दूर तक ऑर्डर्ड वे में मिलेंगे इसके पार्टिकल्स, ओके। अब देखो इतना तो हम अभी तक पढ़े सॉलिड स्टेट का क्लासिफिकेशन, ठीक। अब देखो ये एमोर्फस सॉलिड, अच्छा एमोर्फस सॉलिड को ना सूडो सॉलिड भी बोलते हैं। एमोर्फस वाले को, एमोर्फस जो है इसको सूडो सॉलिड या फिर सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं। और एग्जांपल में इसका ना याद रखना ये क्वार्ट्ज ग्लास, ओके। और भी कुछ होंगे मुझे याद नहीं पता, मुझे सिर्फ क्वार्ट्ज ग्लास ही याद है, ठीक। तो देखो एमोर्फस सॉलिड, अच्छा इसको सूडो सॉलिड क्यों कहते हैं, क्योंकि ये ना टेम्परेचर यदि ज़्यादा मिलता है ना तो कुछ टाइम के बाद ये लिक्विड की तरफ फ्लो करने लगते हैं, इसी वजह से इसको ना सूडो सॉलिड कहते हैं। और सुपर कूल्ड लिक्विड का मतलब हो गया कि कोई लिक्विड है उसको बहुत ही ज़्यादा मतलब कूल कर दिया गया। अगर लिक्विड को कूल करते हैं तो वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होता है ना, तो वही चीज़ कह रहा है कि सुपर कूल्ड मतलब हद से ज़्यादा उसको कूल किया गया है, इस वजह से वो सॉलिड में कन्वर्ट हो गया है, ठीक। अब देखो क्रिस्टलाइन सॉलिड को भी क्लासिफाई किया गया है 4 टाइप्स में। ऊपर कर देते हैं इसको जरा सा, एक मिनट। देखो
क्रिस्टलाइन सॉलिड, इसे क्लासिफाई किया गया 4 टाइप्स में। पहला, अच्छा 1.2 चार्ट। अब बुक का 1.2 चार्ट का या टेबल जो देखेंगे उसमें दिया हुआ है इसका क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन के लिए ना बस क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमorphous सॉलिड के लिए टेबल 1.1 देख लेना, और इसके लिए फिर क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो क्लासिफाइड हुआ है उसके लिए टेबल 1.2 देख लेना। दोनों टेबल इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं है। हाँ, सेम वैसे ही यहाँ पर उसके जिसमें जो वर्ड यूज़ किए गए हैं उसे समझा देती हूँ। देखो, पहला जो है वो मॉलिक्यूलर सॉलिड दिया हुआ है, उसमें मॉलिक्यूलर सॉलिड। मैं बुक देख लेती हूँ क्योंकि मुझे लाइन से याद तो नहीं है, और मैं कह रही हूँ कि आप वो टेबल ही देखना, तो 1 मिनट बुक भी मैं देख लेती हूँ कि पहले क्या लिखा है। हाँ, मॉलिक्यूलर सॉलिड ही लिखा हुआ है। देखो, अब मॉलिक्यूलर सॉलिड एक चीज़ और, ये मॉलिक्यूलर सॉलिड जो होता है वो बने किस चीज़ से होते हैं, तो मॉलिक्यूल से। जो जो पॉइंट मैं बोल रही हूँ और लिख रही हूँ ना, बस उतना ही ध्यान रखना आप लोग, उतना काफ़ी है, बहुत ज़्यादा काफ़ी है, ठीक। तो मॉलिक्यूल से बने होते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड। दूसरा देखो, अब मॉलिक्यूलर सॉलिड को भी ना 3 तरह में मतलब क्या बोलते हैं, क्लासिफाई किया गया। उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके अरेंजमेंट, उनके बीच जो इंट्रैक्शन होता है उसके बेस पर क्लासिफाई किया गया है। तो पहला जो है वो है नॉन पोलर सॉलिड, ठीक है। अब देखो, इसके बीच नॉन पोलर सॉलिड जो होता है उसका एग्जांपल यदि आप देखें, यहाँ एग्जांपल लिखो, तो एग्जांपल में नॉन पोलर के लिए I2 मान लो, CCl4 मान लो, ठीक। और इनके बीच जो इंट्रैक्शन होता है, इसके बीच क्या बोलते हैं, टाइप ऑफ इंट्रैक्शन को क्या बोलते हैं, अच्छा अट्रैक्टिव फोर्सेस किस टाइप का। देखो, या तो बॉन्डिंग नेचर, ठीक, बॉन्डिंग नेचर, या फिर अट्रैक्टिव फोर्स कौन सा है इनके बीच, वो। तो देखो, नॉन पोलर सॉलिड जो होता है ना, उनके बीच जो वांडरवाल होते हैं, इसको अच्छा वांडरवाल गैस में जनरली पाया जाता है। इसमें सर लंदन फोर्स और डिस्पर्सन फोर्स, देखो लंदन फोर्स होता है। अब एक चीज देखो, नॉन पोलर होता क्या है, अच्छा उसके पहले दूसरा वाला लिख लेते, उसके बाद बताती हूँ। एक दूसरा है पोलर सॉलिड। पोलर सॉलिड में जैसे आ जाएगा CO2, फिर एग्जांपल और क्या हो सकता है, 1 मिनट, HCl, ठीक है, HCl। अब इसके बीच जो पोलर में डायपोल इंट्रैक्शन होता है, इसमें डायपोल इंट्रैक्शन, ओके। अब देखो, तीसरा जो है इसमें वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हाइड्रोजन बॉन्डेड, हाइड्रोजन बॉन्डेड में H2O एग्जाम्पल ले लेते हैं, और इनके बीच जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन को H लिख दे रही हूँ, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड। इसके जो एटम, अब देखो, अब समझ लेते हैं, नॉन पोलर सॉलिड जो लिखा हुआ है वो I2 क्या है, देखो I और I, आयोडीन है। आयोडीन, अगर इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो दोनों आयोडीन एक ही एलिमेंट है, एक ही एटम है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें अगर तो सेम ही होगा। अब जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब इसका सेम है तो इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव का तो कोई चांस ही नहीं बन रहा है। पोलर और नॉन पोलर का सेंस ये हो गया कि इसमें इंडक्शन हो पॉजिटिव और नेगेटिव का, चार्ज का इंडक्शन होता है। और CCl4 का देखें तो यहाँ पर तो डिफरेंट आ रहा है। CCl4 का यदि स्ट्रक्चर बनाया जाए तो कैसे बनेगा, टेट्राहेड्रल होगा इस तरह से। अब देखो, इस यहाँ पर तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई डिफरेंस नहीं था, तो ठीक है, समझ में आ रहा है कि ये हो जाएगा नॉन पोलर। लेकिन यहाँ तो डिफरेंस है, फिर इसके बावजूद ये कैसे नॉन पोलर होगा, कितना तो मतलब माइंड में क्वेश्चन आएगा। अब देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस तो है, लेकिन अच्छा इन दोनों में से जो इलेक्ट्रोनेगेटिव मोर है वो कौन सा है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन है।
तो इस पर पार्शियल नेगेटिव जो आएगा वो कहाँ इंड्यूस होगा, क्लोरीन पर। और कार्बन पर क्या हो जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है, अब ये पार्शियल क्यों लगा रहा है, क्योंकि देखो अगर कंप्लीट ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन का, यदि चार्ज कंप्लीटली मतलब पूरी तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव आएगा, वो तो आयनिक हो जाएगा ना। अगर पूरी तरह से आता है तो वो आयनिक सॉलिड हो जाता है। अगर पार्शियल आ रहा है तो इसी वजह से कहते हैं ये पोलर नॉन पोलर डिफाइन करते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखो, ऐसे देखकर तो लग रहा है ना कि पोलैरिटी तो इसमें आ ही रहा है, क्योंकि ये पॉजिटिव और नेगेटिव में थोड़ा बहुत इंडक्शन तो हो रहा है, इसमें इंड्यूस हो रहा है, जनरेट हो रहा है चार्ज। तो देखो अगर डायपोल मोमेंट को देखें तो डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है। अब देखो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ डायपोल मोमेंट को यदि मेजर करें तो डायरेक्शन ऐसा आएगा इसके लिए। सेम वैसे ही क्लोरीन यहाँ नेगेटिव में है, पॉजिटिव में, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाना हमें, डायरेक्शन फिर यही वाला होगा। अगर इस वाले क्लोरीन पर देखें तो इसका डायपोल मोमेंट का क्या आएगा, डायरेक्शन ऐसे आएगा। लेकिन जो ऊपर वाला क्लोरीन है और यहाँ पर कार्बन, उसके लिए डायरेक्शन क्या आएगा, बिलो की तरफ। अब देखो इन तीनों क्लोरीन का जो डायरेक्शन है वो एबव के साइड है, और इस वाले क्लोरीन का जो डायपोल मोमेंट का वो जो ये साइन है वो नीचे की तरफ आ रहा है। तो इन तीनों का एवरेज अगर ले, इन तीनों का जो नीचे में क्लोरीन है इनका एवरेज ले तो ये ऊपर के साइड जा रहा है, और ऊपर वाला क्लोरीन नीचे के साइड आ रहा है। तो ये डायपोल मोमेंट जो है ना ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। कैंसिल आउट करने का सेंस ये हो गया कि कोई भी पॉजिटिव डायपोल मोमेंट मेजर ही नहीं होता। ये यहाँ पर जो डायपोल मोमेंट का वैल्यू आ जाता है वो 0 हो जाता है, ठीक, क्योंकि कैंसिल आउट कर दिया। और कैंसिल आउट कर दिया तो ये नॉन पोलर की कैटेगरी में आ गया। अब इसके बीच अट्रैक्शन का जो अट्रैक्टिव मतलब नेचर कह लें या बॉन्डिंग नेचर है वो लंदन फोर्स है। लंदन फोर्स की वजह से ये दोनों जो भी एटम्स हैं एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। अच्छा एक चीज़ और, जो मॉलिक्यूल बनते हैं ना या फिर कंपाउंड बनता है तो जो ये एटम हम लोग ये जोड़ देते हैं ना, ये बीच में एक लाइन लगा के, ये लाइन है ना, तो ये लाइन नहीं रहता इसमें ना। इलेक्ट्रॉन या तो बॉन्ड बनेगा तो इलेक्ट्रॉन के शेयर से बनता है या फिर कंप्लीट ट्रांसफर से बनता है। सिर्फ 2 ही केस होते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए, मतलब बॉन्ड बनने के लिए सिर्फ यही केस होता है। तो ये ना बस एक स्ट्रक्चर हमें जो डिफाइन करना होता है ना, कि अब मान लो यहाँ पर मैं एक लिख रही हूँ तो कैसे बताऊँ कि इन दोनों के बीच में बॉन्ड बना है या फिर किसके बीच में बॉन्ड बना है। तो इसको ना इजी करने के लिए बस क्या गया कि एक लाइन इन दोनों के बीच में डाल देते हैं तो हो जाएगा कि ये दोनों के बीच में बॉन्ड है, ठीक है। बस इसी वजह से इस लाइन का यूज़ करते हैं। अदरवाइज इस तरह से कोई लाइन या फिर कह लें एक डंडा पकड़ के कोई एटम साथ में नहीं रहता है। अब देखो नॉन पोलर तो समझ गए, दूसरा है पोलर सॉलिड। अब पोलर सॉलिड में देखो दिया हुआ है कि CO2 HCl। अच्छा CO2 को ऐसे बना सकता है, CO2 का जो स्ट्रक्चर बनाते हैं वो ऐसे बनाते हैं। इसमें इंड्यूस होता है यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन के बाद यदि पीरियोडिक टेबल में कोई एलिमेंट है तो वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सेकंड नंबर पे आता है, ठीक। अब देखो ये यहाँ पर जनरेट हो जाता है पॉजिटिव और नेगेटिव का एक, और ये Cl का देखे तो HCl, यहाँ नेगेटिव ये पॉजिटिव। तो डायपोल का सेंस तो समझ में आ रहा होगा ना कि 2 पोल बन जाते हैं। कोई एक मान लो बॉन्ड है, वहाँ पर 2 तरह का मतलब चार्ज जनरेट होता है, तो एक साइड पॉजिटिव आ जाए दूसरे साइड नेगेटिव आ जाए, 2 पोल बन गए डायपोल। और इंट्रैक्शन यही होता है, इन दोनों का बीच का दोनों चार्ज जो है पार्शियल उनके बीच का इंट्रैक्शन हो गया डायपोल इंट्रैक्शन, ठीक। अब हाइड्रोजन बॉन्डेड का देखो, हाइड्रोजन बॉन्डेड H2O में मिलता है, ओके। अब H2O में देखो H2O कैसे बनाते हैं हम, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ये होता है H2O का। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं। अब देखो
दूसरा अगर मॉलिक्यूल जो इसमें, अच्छा पानी का मॉलिक्यूल क्या अलग अलग रहता है, कहते हैं ना कि लिक्विड है तो उसमें भी अट्रैक्शन फोर्स है, तो ये तो साथ में रहता है, वरना गैसियस फेज में रहेगा तो दूर दूर तक उसके एटम और पार्टिकल अलग दूर दूर तक होते हैं। लेकिन इसमें देखो क्या होता है कि ये ऑक्सीजन, एक मॉलिक्यूल ये हो गया वाटर का, दूसरा मॉलिक्यूल ये हो गया, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होता है ना, वो हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन का जो ये लॉन पेयर है इससे इंट्रैक्शन करने लगता है, इंट्रैक्शन ये इस तरह से। तो ये जो बॉन्ड है ना इसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सेम वैसे ही अगर तीसरा कोई मॉलिक्यूल आ रहा है, वाटर का तीसरा मॉलिक्यूल आएगा, फिर वो भी ऐसे इंट्रैक्शन करेगा, तो जो वाटर के मॉलिक्यूल एक दूसरे से अटैच होते हैं वो इस तरह से रहते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हम समझ गए इसमें। अब देखो जो पहला मॉलिक्यूलर सॉलिड देख लिए, क्रिस्टलाइन सॉलिड का टाइप। अब देखो दूसरा देखते हैं हम, दूसरा सॉलिड आयनिक सॉलिड। अब आयनिक सॉलिड तो देखो आयन से ही बना रहेगा, इसके वर्ड से ही समझ में आ जा रहा है। आयनिक सॉलिड कैसे बनेगा? आयन से। आयन्स क्या होता है? कैटायन और एनायन। कैटायन एनायन क्या है? कैटायन जो होता है वो पॉजिटिव होता है कैटायन, और एनायन जो होता है वो नेगेटिव होता है। अब एग्जांपल की बात करें तो इसमें NaCl लिख सकते हैं, KCl लिख सकते हैं, और एग्जांपल में अगर कुछ हो तो देखो, हाँ ZNS भी लिख सकते हैं। तो देखो एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं, पर जो बुक में दिया हुआ है ना उसी को ध्यान रखना। देखो तो अब इसके बीच में क्या होगा? आयनिक बॉन्ड, और आयनिक बॉन्ड के लिए क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। देखो फिजिक्स में आप पढ़े होंगे, फिजिक्स का पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक एक चैप्टर ही है, इलेक्ट्रो, फिर उसके बाद मैग्नेटिक, सेकेंड वाला चैप्टर था शायद उसमें, इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो देखो अब आयनिक सॉलिड क्या है? Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव। ये इसमें पार्शियल चार्ज जनरेट नहीं होता, इसमें क्या होता है? इंड्यूस होता है पूरा कंप्लीटली, फुल पॉजिटिव फुल नेगेटिव, पार्शियल वाला इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। तो इसी वजह से ये आयनिक सॉलिड हो गया। अच्छा ये Na पॉजिटिव को ही बोलते हैं कैटायन, और नेगेटिव वाले को बोलते हैं अनायन। तो ये दोनों आयंस हो गए, और आयंस के बीच में एक इंट्रैक्शन है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या? मान लो इलेक्ट्रॉन का ही तो है इंट्रैक्शन, ठीक। तो ये हो गया आयनिक सॉलिड, इसमें कुछ बड़ा तो था नहीं, समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट जो है थर्ड, इसका थर्ड क्या? मेटालिक सॉलिड। मेटालिक सॉलिड। अब मेटालिक सॉलिड देखो ये मेटल से बना होता है, मेटल आयंस होते हैं, और ये इसके सराउंड, मतलब मेटल आयंस जो होगा ना वो सराउंडेड होता है इलेक्ट्रॉन से। इसका लैंग्वेज देख लेती हूँ। पॉजिटिव आयंस इन अ सी ऑफ डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स लिख सकते हैं। मेटल आयंस सराउंडेड बाय सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, सी ऑफ डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। हाँ ये वर्ड भी सही, लोकेलाइज्ड होंगे तो कौन से? डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स को शॉर्ट फॉर्म में E-S लगा दी, ठीक है। अब देखो मेटल आयन, और अच्छा इसका एग्जांपल लिख लेते हैं पहले। कोई भी मेटल ले लो, Fe भी मेटल है, Cu, Ag या फिर Au, मतलब अलग अलग आप ले सकते हैं। अच्छा अब देखो मैं क्या इसमें समझाना चाहूँगी। देखो मेटालिक सॉलिड कह रहा है ना कि मेटल आयंस होगा,
जो वायर बना होता है, इलेक्ट्रिसिटी जो हमारे घर में आती है वो एक केवल एक वायर के थ्रू ही आता है। अब वायर क्या होता है, या तो कॉपर का होगा या फिर और किस चीज़ का होता होगा, कॉपर, एल्यूमिनियम का। ठीक, देखो अब कॉपर और एल्यूमिनियम ये सब जो है, कॉपर ऐसे नेटिव फॉर्म में तो ऐसे रहेगा ना, कोई आयन नहीं रहता है, इस मतलब आयनाइज्ड फॉर्म में नहीं होता है। जैसे इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड, अच्छा ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कोई भी मेटल कैसे करता है, इसमें से जो जैसे इसको इलेक्ट्रिसिटी मिलता है ना, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन होता है वो बाहर निकल आता है, Cu2 पॉजिटिव, फिर इलेक्ट्रॉन निकलते बाहर। सेम ऐसे ही Cu2 पॉजिटिव, और भी तो कॉपर होंगे, कोई कॉपर एक एटम तो नहीं होगा, सिर्फ एक पूरा एलिमेंट होता है। तो देखो कॉपर 2 पॉजिटिव, फिर ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, फिर वैसे ही सेम यहाँ पर कॉपर 2 पॉजिटिव, ऐसे ही मतलब सारे कॉपर का इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया रहता है। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो लोकेलाइज्ड नहीं रहते, डीलोकेलाइज्ड रहते हैं। अब डीलोकेलाइज्ड का क्या मतलब हुआ, लोकेलाइज्ड का मतलब होता है कि एक ही जगह टिके रहना, मतलब ये इलेक्ट्रॉन यही है तो यहीं पर टिके रहेगा, यहाँ से इधर उधर मूव नहीं करेगा। लेकिन डीलोकेलाइज का मतलब होता है कि ये मूव कर सकता है। अगर देखो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इलेक्ट्रॉन का फ्लो ही होता है, ये पढ़े होंगे आप फिजिक्स में भी कि इलेक्ट्रिसिटी का मतलब मान लो यहाँ प्लग लगाते ही बल्ब कैसे जल जाता है, या फिर फैन जो है वो मूव कैसे करने लगता है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो रहा है। इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू। अब इलेक्ट्रॉन जो है ये डीलोकेलाइज्ड फॉर्म में होता है, डीलोकेलाइज्ड का बता दी। और सी ऑफ लिखा हुआ है तो सी तो समुद्र है, मान लो एक तरह से इलेक्ट्रॉन का समुद्र है, उसी में कॉपर आयन है या फिर कोई भी मेटल आयन है। ओके, तो इतना समझ में आ गया इसका कॉन्सेप्ट क्या है। अब इसके बीच कौन सा इंट्रैक्टिव फोर्स होगा, मेटालिक सॉलिड में मेटालिक बॉन्डिंग ही है, ठीक है। मेटालिक सॉलिड में देखो मेटालिक बॉन्डिंग ही है। अब देखो फोर्थ टाइप का जो आता है उसे देखते हैं। फोर्थ जो है वो कोवेलेंट है, कोवेलेंट सॉलिड। अब कोवेलेंट सॉलिड जो है वो बना होता है एटम से, एटम के बने होते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप कोई भी चीज जो शेयर करके बना हो मॉलिक्यूल, उसका एग्जाम्पल ले सकते हैं आप। और अगर लेना चाहो तो खुद से क्या लें, कोवेलेंट बॉन्ड एक तो मिथेन भी हो सकता है। एग्जाम्पल देखते हैं आप में क्या दिया हुआ है। अच्छा डायमंड और वो, ये ध्यान रखना सही। एक कार्बन, कार्बन का ही एलोट्रोप होता है ना ये डायमंड, और यदि ग्रेफाइट के लिए भी यूज करना हो तो कार्बन ही यूज करते हैं। तो ग्रेफाइट हो गया, डायमंड हो गया, इस दोनों को ही ध्यान में रखना। अच्छा एक चीज और इतना पता होगा ना कि ग्रेफाइट जो होगा इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करता है, मतलब वो कंडक्टर होता है, और ये जो डायमंड होता है वो इंसुलेटर होता है, इतना ध्यान रखना। और इसके एग्जाम्पल में ये हो गया, और इसके बीच में शेयरिंग होता है तो कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। कोवेलेंट और कोवेलेंट ही है ना, हाँ कोवेलेंट बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्डिंग। अब कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, इलेक्ट्रॉन के शेयर होने से, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, और इसका स्ट्रक्चर तो डायमंड ग्रेफाइट उसका कोई मतलब नहीं है कि क्या स्ट्रक्चर कितना ध्यान रखना है। इसके बाद आएगा अब हमारा क्रिस्टल लैटिस। चलो इतना तो बस दो जो टेबल आपके बुक में दिया हुआ ना, उन दोनों टेबल को ही याद रखना, इसमें इससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उतना थ्योरी में मत जाना कि बुक में क्या लिखा हुआ है, एनसीईआरटी कोई एग्जाम फॉलो कर रहा है तो पूरा थ्योरी मत पढ़ने बैठना, क्योंकि सिर्फ एक सॉलिड स्टेट ही नहीं है, चैप्टर उतने हैं, ध्यान में रखना। सॉलिड फिजिकल केमिस्ट्री में 5 है, उसके बाद इनऑर्गेनिक शायद 4 है। इसके पहले मैं बता चुकी हूँ कि कितने चैप्टर क्या है। अच्छा देखो अब देखते हैं क्रिस्टल लैटिस। यूनिट सेल,
एक मिनट, देखो ये रूबिक क्यूब है, इससे समझ में आ जाएगा कि क्रिस्टल लैटिस क्या होता है और यूनिट सेल क्या होता है। इस पूरे को यदि एक क्रिस्टल लैटिस मान ले, एक क्रिस्टल मान ले, ठीक, तो ये पूरा एक लैटिस हो गया। अगर यहाँ से एक निकाल दी मैं, ये इसका यूनिट सेल है। कहने का क्या मतलब हुआ कि ये यूनिट सेल इसका मतलब किसी भी क्रिस्टल का सबसे स्मॉलेस्ट पोर्शन, अगर इस क्रिस्टल का स्मॉलेस्ट पोर्शन कहा जाए तो ये होगा, सबसे छोटा वाला पोर्शन यही है। अब इसी को रिपीट करके ही तो ये लैटिस बना हुआ है ना, ये लैटिस जो बना है ऐसा ही इसको नाम देते हैं यूनिट सेल। ये एक लैटिस, लैटिस का फॉर्मेशन कैसे हुआ, यूनिट सेल का 3 डायमेंशन में देखो, इस डायरेक्शन में भी रिपीट किया हुआ है, फिर इस डायरेक्शन में भी रिपीट है, ऊपर वाले डायरेक्शन में भी रिपीट है ना। 1D अगर इधर आ गया तो 2D, हाइट भी मतलब इस मेंटेन कर दिया तो 3D इसी को बोलते हैं। तो 3D स्ट्रक्चर हो गया इसका। तो अगर कहा जाए कि यूनिट सेल क्या होता है तो स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ अ लैटिस, ओके। और कहा जाए कि लैटिस क्या होता है तो रिपीटेड स्ट्रक्चर कह सकते हैं ना, क्या कह सकते हैं इसको, एक मिनट, रिपीटेड स्ट्रक्चर ऑफ अ यूनिट सेल इन अ प्रॉपर वे इन 3 डायमेंशन, ओके। इतना इंग्लिश शायद, चलो इतना बस इसका कॉन्सेप्ट याद रखो कि इसका एक पार्ट निकाल दिए तो उसको बोलते हैं यूनिट सेल, और उसी का रिपीटेड स्ट्रक्चर होता है, 3D अरेंजमेंट होता है, वो होता है लैटिस। बस इसमें इतना ही जानना है। अब एक चीज और इसमें जो जानना है वो देखो, पैरामीटर्स। अब पूरा ये लैटिस है, लैटिस को आप भूल जाओ, पहले बताई थी ये पूरा लैटिस है। अब मान लो ये पूरा एक यूनिट सेल है। अब ऐसा है, अगर इसे यूनिट सेल मान ले तो ऐसा ही एक और क्यूब होता तो उसे भी यूनिट सेल कह देते। यूनिट सेल फिर 3D में अरेंज हो जाएगा तो एक बड़ा सा लैटिस बना देगा। तो उस बड़े से लैटिस को एज्यूम करो और उसका एक ये पोर्शन मान लो, स्मॉलेस्ट पोर्शन ये हो गया सबसे छोटा, और अब इसे यूनिट सेल समझ लो। अब यूनिट सेल में क्या होगा, एज है। अब देखो कोई भी लैटिस बना कैसा होगा, 1 2 छोड़, इसी में समझो, इसी में। अच्छा, इस लैटिस के पास देखो लेंथ भी है, ब्रेथ भी है, हाइट भी है ना, लेंथ, ब्रेथ, हाइट। क्यूब बनाए यदि हम, ये लेंथ हो गया और उसे 1 मान लेते हैं, ये ब्रेथ मान लिए तो B, और ये हाइट इसे C मान लेते हैं। तो देखो डायमेंशन 3 है इसके पास, 3 डायमेंशंस हैं। कौन कौन से, A B C। अब देखो ये एक फेस देखा जाए, सामने से यदि देखा जाए इस क्यूब को, और चूंकि इस क्यूब है तो क्यूब ही बार बार निकल जा रहा है। यूनिट सेल जरूरी नहीं कि क्यूब हो, वो अलग अलग भी होता है, जैसे टेट्रागोनल 7 क्रिस्टल सिस्टम आपको पढ़ना है उसमें। तो देखो फ्रंट वाला यदि आप फेस देखें तो ये एक स्क्वायर है ना, स्क्वायर है। तो अब स्क्वायर में जो ये एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है, 90 होता है, 90 डिग्री का। तो ये एंगल 90 डिग्री का हो गया, ठीक। अच्छा, और एंगल देखो कितनी तरह के इसमें आएंगे, इनके बीच जो एंगल्स है वो भी 3 आएंगे। देखो पहला तो ए और सी के बीच एंगल देख लिए, किसके बीच देख रहे हैं, ए और सी के बीच का एंगल कितना था, 90 या क्या है, टी है वो बाद में देख लेंगे। तो इसे नाम देते थे मान लो अल्फा, ठीक है। और दूसरी बार जो देखते हैं एंगल वो सी और बी के बीच में देखते हैं, तो सी और बी के बीच का जो एंगल है उसको नाम दे देते हैं हम बीटा, ठीक है। अब उसके बाद अच्छा ये ए है तो ये भी ए होगा, ये बी है तो ये भी बी होगा। अब देखो यहाँ पर भी तो एक एंगल आ रहा है, तो बी और ए के बीच जो एंगल है
उसको नाम दे देते हैं हम गामा। ठीक है, तो 3 डायमेंशन हो गए और 3 एंगल हो गए। तो हमारे पास कितने पैरामीटर्स हो गए? एक यूनिट सेल को मेजर करने के लिए 6 पैरामीटर्स। यूनिट सेल को मेजर करने के लिए हमारे पास 6 पैरामीटर्स आ गए। अब देखो इन 6 पैरामीटर के बेस पर ही ना यूनिट सेल को जो 7 क्रिस्टल, मतलब यूनिट सेल क्या क्रिस्टल लैटिस कहते हैं, देखो इसके बेस पर यूनिट सेल को ना 7 टाइप में बांटा गया है। 7 क्रिस्टल सिस्टम जो उसको बोलते हैं। 7 तरह का ये अरेंजमेंट जो था अलग अलग था उसमें। तो इसके बेस पर देखो 7 क्रिस्टल जिसका नाम दिया गया 7 तरह का मिला ना, तो उसे नाम दे दिया गया 7 क्रिस्टल सिस्टम। अब देखो इसको फर्दर डिवाइड ना, जो ब्रेविस एक साइंटिस्ट थे, इसे या तो 7 क्रिस्टल सिस्टम कहा गया या फिर ब्रेविस लैटिस कहा गया। इसे ब्रेविस लैटिस जो 7 तरह के थे। फिर उसके बाद फर्दर वो उसमें और भी जो एटम्स थे उसके बेस पर फिर 14 टाइप्स में वो हो गए थे। तो पहले देख लेते हैं 7 क्रिस्टल सिस्टम या ब्रेविस लैटिस। अच्छा, इसके लिए भी एक चार्ट दिया हुआ है आपके बुक में। टेबल नंबर बताती हूँ शायद, अब इसके बाद टेबल 1.3 होगा, वो देखती हूँ। हाँ 1.3 है। ठीक है, इसको ना याद करने का मैं बता देती हूँ क्या होता है। इसको मिटा दो, स्पेस। देखो 7 क्रिस्टल सिस्टम बोले ना, तो पहले देखो लिखा हुआ है, पहला जो रो है हमारा वो है क्रिस्टल सिस्टम। सिस्टम में ना याद कैसे करना है, देखो पहले ना क्यूट, ये ध्यान में रख लेना, फिर उसके बाद याद हो जाएगा। क्यूट आवर मदर, मदर का स्पेलिंग क्या होता है? MOTHER हो गया ना। CUTE क्यूट, OR आवर, MOTHER मदर, क्यूट आवर मदर। ठीक है, अब देखो Q से क्यूबिक हो जाएगा, T से टेट्रागोनल, टेट्रागोनल ये ना, टेट्रागोनल ये टेट्राहेड्रन नहीं होगा, चेक कर लो। हाँ टेट्रागोनल है। और से ऑर्थोरोम्बिक, एमो से मोनोक्लिनिक, टी से ट्राइक्लिनिक, एच से हेक्सागोनल, आर से हो गया रोम्बोहेड्रल। इजी है याद करना ऐसे। तो देखो 7 हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 7 क्रिस्टल सिस्टम ये आ गया हमारे पास। अब देखो इसमें जो वेरिएशंस थे, पॉसिबल वेरिएशन जो बोली जाती, बेसिक तो ये 7 तरह के हुए। उसके बाद इन जो एटम्स का अरेंजमेंट था ना वो डिफरेंट फिर मिला, तो उसके बेस पर कहा गया कि ये फर्दर 14 टाइप्स के हो गए। तो अब 14 टाइप्स में कौन कौन से थे, तो देखो इसके लिए एक नंबर याद रखना। देखो क्यूबिक के लिए तो 3 होता है, 3 2 4 2 1 1 1, बस ये नंबर याद रख लेना, 32 42 111। ठीक है, तो इसके लिए 3 है, क्यूबिक के लिए तो ये 3 तरह के वेरिएशंस मिले इसमें। एसटीसी देखो मैं तुम बुक में लिखा हुआ प्रिमिटिव, सिंपल वाले को हम एसएससी लिख रहे हो, सिंपल क्यूबिक कलर या फिर प्रिमिटिव कह लो, बात एक ही होता है। ठीक, तो क्यूबिक का प्रिमिटिव ये एसएससी, फिर उसके बाद बीसीसी होता है, बीसीसी बॉडी सेंटर के लिए यूज कर रही हूँ, और उसके बाद एफसीसी होता है, एफसीसी क्या है, फेस सेंटर के लिए यूज कर रही हूँ। इसके बाद बता रही हूँ कि एसएससी क्या होता है, बीसीसी क्या होता है, एफसीसी क्या होता है। अब देखो टेट्रागोनल के लिए क्या है, 2 है। ठीक ना, एक चीज और, नंबर का अलग अलग मत करना वरना पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ही गलत चला जाएगा। पता चला
अगर इससे चेंज कर दिए इधर उधर तो फिर नंबर का भी चेंज अलग अलग आ जाएगा। तो ध्यान रखना कि जो ये बनाया गया है ना, इसको इसी वे में याद रखना है, नंबर का चेंज नहीं करना। तो देखो टेट्रागोनल के लिए एससीसी आएगा। अच्छा, प्रिमिटिव तो सब में होगा, ठीक है, इतना ध्यान रखना, एससीसी सब में आएगा, सारे लैटिस के लिए होगा। बस ये बीसीसी, एफसीसी, ईसीसी यही सब चेंज होते रहता है। तो एक तो एससीसी हो जाएगा, दूसरा जो वो बीसीसी होगा, ठीक। ऑर्थोनॉमिक में चारों तरह के क्रिस्टल होते हैं, एससीसी, बीसीसी और 4 ही होता है, और ये चारों कंटेंट किए रहता है, ईसीसी, ठीक है। अब मोनोक्लिनिक में देखो ये 2 होता है, या तो एससीसी या फिर ईसीसी, ठीक है। अब ट्राइक्लिनिक का देखें तो एससीसी, ये भी एससीसी, ये भी एससीसी, ठीक है। अब देखो एससीसी क्या होता है, कोई यूनिट सेल है, अगर सिर्फ उसके कॉर्नर पर एटम है तो बोलते हैं वो एससीसी है, प्रिमिटिव यूनिट सेल हो गया। और यदि कॉर्नर के साथ साथ उसकी बॉडी, मतलब इसके अंदर बीच सेंटर पे, बॉडी सेंटर का क्या मतलब है, जैसे ये यूनिट सेल मानते हैं तो इसके एकदम बीच में स्प्रिंग होगा ना, तो वो स्प्रिंग कहाँ पे प्रेजेंट है, इसके बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट है, तो वो होता है बॉडी सेंटर। मान लो बीच में एक एटम प्रेजेंट हो तो वो कहते हैं ये पीसीसी हो गया, कॉर्नर के साथ साथ बॉडी में भी प्रेजेंट है। अब एफसीसी क्या होता है, इससे मिटाओ, बॉडी में इसके प्रेजेंट नहीं रहेगा। अब एफसीसी का क्या फेस है, फेस कौन कौन सा हो गया, ये वाला 6 फेस होते हैं। एक ये क्यूबिक यूनिट सेल की बात करें तो इसके पास 6 फेस है। तो देखो यहाँ पे फेस मान लो ये वाला, एक फेस ये, दूसरा ये, 1 2 3 4 5 6, एक आगे 2 3 4 5 6 फेस होता है। तो देखो 6 फेस पर प्रेजेंट हो और कॉर्नर पर भी प्रेजेंट हो तो वो होता है एफसीसी। अब सब वही है, सब में वही चीज़ है। एक ईसीसी है, ये एंड सेंटर्ड होता है। एंड सेंटर्ड का क्या मतलब है, कॉर्नर के साथ साथ अपोजिट वाले फेस पर प्रेजेंट हो, एक ये वाले, दूसरा ये, अपोजिट फेस इसका यही होगा, टॉप वाला ये बॉटम वाला, तो ये होता है ईसीसी, ठीक है। अब इसके बीच जब इतना पढ़ रही है तो अब इसके डायमेंशन और एंगल की बात करते हैं। अब देखो डायमेंशन का एक्सियल इज लेंथ, इज लेंथ। अब देखो एज लेंथ की बात करें तो जैसे इसमें अगर एज लेंथ आप देखें, क्यूब है, क्यूबिक है ये, इसका एज लेंथ का बात करें तो जो ये लेंथ होगा सेम ये ला छोटा बनाते हैं, देखो इसका नेमिंग कैसे दिए थे, ए बी सी। तो देखो ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो लेंथ मान लो 2 सेंटीमीटर है, तो सेम वैसे ही यहाँ से यहाँ तक का भी 2 सेंटीमीटर ही होगा, और इसके ये हाइट देखें तो ये भी 2 सेंटीमीटर ही होगा। चारों तरफ से ये इक्वल ही है ना, देख लो। तो इसी वजह से कहते हैं जो इसका एज लेंथ का मेजरमेंट है वो तीनों इक्वल होता है, इस वजह से इसके लिए कह देते हैं। अब मान लो ए भी 2 सेंटीमीटर है, बी भी 2 सेंटीमीटर, सी भी 2 सेंटीमीटर है, तो इसके लिए लिख सकते हैं ना, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, लिख सकते हैं। अब देखो एंगल का, एक्सियल एंगल लिख लो इसका, इनके बीच का एंगल क्या था, अल्फा बीटा गामा, है ना, गामा स्टेबल बन गया। देखो अब 90 डिग्री ही है ना, इस वाले फेस को देखो तो स्क्वायर है, स्क्वायर में ये कितना होता है 90 डिग्री होगा ना, तो अल्फा आ गया हमारा 90 डिग्री। ठीक, अगर सेम वैसे ही इससे देखा जाए, इतने वाले फेस को
मतलब इसके जस्ट बगल वाला ही तो ये फेस है, इसके बगल में ये देखो तो ये भी तो 90 डिग्री है, तो हमारा बीटा क्या आ गया, वो भी 90 डिग्री ही आ गया। अब देखो ये जो ये ए है ये भी ए है, ये बी है तो ये भी बी है, ठीक। अब इनके बीच में देखो तो ये भी 90 डिग्री ही होगा। अच्छा, एक लड़की थी वो बोल रही है कि ऊपर में देखने में कहाँ ये, क्योंकि ये तो रोम्बिक टाइप का लग रहा है ना, इस तरह से तिरछा, तो ये तिरछा नहीं है भाई। देखो जस्ट इसके ऊपर वाला देख लो, अगर मान लो फ्रंट फेस ये है, साइड का फेस ये है, तो इसके ऊपर वाला फेस देखो ये भी तो स्क्वायर ही है, ये अलग नहीं है। बस इसको 3D में अगर ऐसे बनाया जाए तो ऐसे ही तो बनाया जाएगा, ऐसे ही है ना, देख पा रहे हैं आप, ऐसे ही बनाया हुआ है ये, तो है ऊपर वाला जो फेस है वो भी स्क्वायर ही है, तो स्क्वायर है तो इसका भी एंगल 90 डिग्री होगा, तो तीनों एंगल इक्वल हो गए और तीनों 90 डिग्री के इक्वल हो गए, ठीक। अब देखो आ गया टेट्रागोनल। टेट्रागोनल के लिए याद रखना फ्रिज, फ्रिज का शेप क्या होता है, बस यहाँ पर बॉटम में उसका स्क्वायर होता है और एबव वाला स्क्वायर होता है, बाकी ये थोड़ा सा नीचे बढ़ जाता है बस। फ्रिज क्या है, इसको यदि खींचे, अगर खींचने स्प्रिंग होता है उससे खींच, मतलब स्ट्रेचेबल तो खींच के दिखा सकते थे। देखो अगर इसको स्ट्रेच किया जाए और ये यहाँ से उठ के ऊपर आ जाए तो क्या हो रहा है, बस ये वाला जो हाइट है इसका बढ़ रहा है, बाकी ये जो लेंथ और ब्रेथ है सेम ही रह रहा है, बस क्या बढ़ेगा, इसका खींच दे तो हाइट बढ़ेगा। तो यहाँ पर देखो ये ए बी और ये सी, ठीक है, ए और बी तो इक्वल है, ये 2 सेंटीमीटर तो ये भी 2 सेंटीमीटर, लेकिन सी जो है वो 2 सेंटीमीटर नहीं, अब 3 4 5 6 जो भी है बढ़ गया है, तो इसको कह सकते हैं ना कि ये अब ए इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी, सी जो है वो अब इक्वल नहीं रहा। अच्छा, अब एंगल की बात करें तो एंगल तो अभी भी 90 डिग्री ही होगा, फ्रीक्वेंसी मिल जा रहा है, देखो सॉरी, अगर इसको फ्रिज का देखो, फ्रिज ध्यान में रखना, उसी को टेट्रागोनल बोलते हैं, उसी के शेप का। अब अलग अलग शेप का भी फ्रिज आया होगा तो फिर मुझे नहीं पता, ठीक, मैं सिर्फ टेट्रागोनल वाला फ्रिज ही देखिए। अब देखो इसको जैसे खींच रहे हैं तो इसके एंगल में चेंज थोड़ी ना आ रहा है, एंगल में तो चेंज नहीं आ रहा है, तो अभी भी ये 90 है, अगर खींच देंगे तो भी 90 ही रहेगा। ऐसा थोड़ी कि तिरछा खींच रहा है, ऐसा तो नहीं खींच रहा है, परपेंडिकुलर ही है। तो अब देखो 90 डिग्री इसका एंगल भी हो गया। अब नेक्स्ट है ऑर्थोरोम्बिक। अब इसके बाद ना इतना दिमाग नहीं लगाना है, 2 बस हमें याद हो गया ना, उसके बाद अब देखो कैसे बना देना इसका। ऑर्थोरोम्बिक में ना देखो पहले वाले में सारे इक्वल है, दूसरे वाले में एक इक्वल नहीं है, तीसरे में कोई इक्वल नहीं है, ठीक है, लेकिन एंगल सबका 90 डिग्री ही होगा, यहां तक तो 90 डिग्री होगा, ध्यान रहेगा। अब देखो मोनोक्लिनिक में क्या होता है, मोनोक्लिनिक में भी कोई इक्वल नहीं रहेगा, चेक कर लेने दो मेरे को, हाँ ठीक, मोनोक्लिनिक में कोई इक्वल नहीं रहेगा। एज लेंथ की बात करें तो कोई इक्वल नहीं है, और उसका एंगल की बात करें यदि हम, तो एक एंगल मतलब 2 अल्फा बीटा तो 90 डिग्री होगा, लेकिन जो एक तीसरा एंगल गामा है दिखने में तो लगेगा कि वो 120 डिग्री है, लेकिन वो 120 डिग्री होता नहीं है, ठीक है। अब देखो ट्राइक्लिनिक का देखते हैं, तो ट्राइक्लिनिक जो है इसमें भी एक शायद एक होता है, बुक देख लेने दो मुझे, हाँ, ट्राइक्लिनिक में कोई भी इक्वल नहीं होता, नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, और अल्फा बीटा गामा भी देखो इक्वल नहीं रहेंगे, ठीक है, इसमें भी सब कट कर देना। ट्राइक्लिनिक का ध्यान रखना, इसमें ना डायमेंशन इक्वल होते हैं और ना ही कोई भी एंगल 90 डिग्री का होता है। यहाँ 3 तक तो तीनों एंगल 90 डिग्री है, फिर उसके बाद 2 एंगल 90 डिग्री हो गए और
और देखने में लगता है कि 120 डिग्री होगा जो तीसरा वाला एंगल है, पर वो 120 डिग्री नहीं होता है। और यहाँ देखो, और ट्राइक्लिनिक में तो कोई भी नहीं। अच्छा, हेक्सागोनल को याद करना इजी है। हेक्सागोनल का देखो बताती हूँ, इसके दो एंगल तो इक्वल होंगे पर तीसरा इक्वल नहीं होता है, और दो एंगल, हाँ, दो एंगल जो होंगे इसके वो 90 डिग्री होंगे, और तीसरा जो गामा है वो 120 डिग्री होता है। हेक्सागोनल कैसा होता है? हेक्सा पता है, बेंजीन बनाते हैं ना इस तरह से। कहाँ पे बनाओ? यहाँ बनाओगे तो छोटा कर देखो, यहाँ बना देती हूँ। बेंजीन बनाने के लिए ऐसे करते हैं, साइक्लोहेक्सेन बना लो पहले, उसके बाद बेंजीन के लिए क्या करते थे, पाई बनाते थे ना, लेकिन यहाँ पे पाई नहीं बनाना है, ठीक है। ये पाई बॉन्ड, ये जो डबल बॉन्ड था इसको पाई बॉन्ड बोलते हैं, इसको नहीं बनाना है, बस ये साइक्लोहेक्सेन बनाना है। हेक्सागोनल क्यों बोल रहे हैं इसको? क्योंकि 6 इसके हाथ है, देखो 6 हो गया। फिर उसके बाद अब देखो, ये जो यहाँ पॉइंट ले, हम एक सर्कल ले ले, इसके अराउंड सर्कल यदि ड्रॉ करें और इसके अराउंड, इसको 3 पार्ट में बांटेंगे हम यदि, तो बताओ ये एंगल कितने का बनेगा? 120 का बनेगा ना। एक पूरा सर्कल 360 डिग्री का होता है ना, और 360 डिग्री को 3 पार्ट में बांटना है, तो 3 पार्ट में बांटेंगे तो कितना आएगा? 120 डिग्री बढ़ती है 36, 120 डिग्री होता है ना। तो ये वाला एंगल एक तो 120 डिग्री का हो गया, ठीक है, तो वही एक एंगल 120 डिग्री का हुआ। दूसरा देखो, अब लैटिस कैसे बना रहे हैं हम लोग, सेम वैसे ही यहाँ पे भी होगा, नीचे में एक फेस ऐसा होगा, ये इससे जुड़ा होगा, फिर ये इससे, ये इससे, ये हो गया हेक्सागोनल। ऐसा होता है हेक्सागोनल, ठीक है। हेक्सागोनल, अब देखो ये जो क्या यहाँ से जब ये इससे मैच कर रहा है, इस पॉइंट से इस पॉइंट पर, तो ये एकदम परपेंडिकुलर ही तो आ रहा है ना, परपेंडिकुलर ये लाइन आके इस पे ड्रॉ हो रहा है, तो परपेंडिकुलर हो रहा है, तो ये क्या हो गया? 90 डिग्री। परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री होता है। अब देखो, ये लेंथ मान लेते हैं a और ये ब्रेथ है b, इन दोनों का मेजरमेंट में सेम होता है, ठीक। इन दोनों के जो मेजरमेंट में वो डिफरेंस नहीं होता है, a और b, अगर ये 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर होता है, तो ये एक नहीं होता। अच्छा, एक और चीज, ये जो है ना हाइट, ये डिफरेंट होता है, इस वजह से यहाँ पर देखो ए बी तो इक्वल है बट सी इक्वल नहीं होता, उसका लेंथ जो होता है वो डिफरेंट होता है। अब देखो, ये जो परपेंडिकुलर है यहाँ पे, इसे सी मान लेते हैं, तो सी और ए के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है, और सेम वैसे ही इसके लिए भी तो परपेंडिकुलर ही हुआ ये, तो सी और बी के बीच में जो एंगल है वो भी 90 डिग्री है, तो 2 एंगल हमारे पास 90 डिग्री के आ गए, और एक 120 डिग्री का हो गया। अब देखो लास्ट रह गया हमारे पास रोम्बोहेड्रल। अब रोम्बोहेड्रल जो है उसका देखते हैं, सारा रास्ता मिटाओ पहले, इतना सारा गंदा दिख रहा है, और बस थोड़ी देर इसे मिटा दो। लास्ट का देखो, लास्ट वाला और इजी हो जाएगा। पहला सारे इक्वल थे, यहाँ पे भी बना दो सारे ही इक्वल, ठीक है। एंगल की बात देखो तो सारे 90 डिग्री के इक्वल थे, लास्ट वाला कोई भी 90 डिग्री के इक्वल नहीं होगा, बस कुछ भी नहीं है, इतना ही याद करना था, इसी में से देगा क्वेश्चन। मुझे समझाना था, इतना बोली, इस वजह से इतना टाइम लगा, अदरवाइज इसको याद करने में इतना भी कोई टफ काम नहीं है, इजीली याद हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं इसमें और क्या बताना रह गया है मुझे। फैसिलिटेट बता दी, ये सब बता दी। अब नंबर ऑफ कंट्रीब्यूशन, ये सब एटम सेल, चलो इसको ना नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, ठीक है, क्योंकि आई थिंक यही इतना लंबा हो गया होगा क्लास। ओके, तो अब कल की क्लास में और जानेंगे अगला, ठीक है, बाय।